नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। हम बात कर रहे हैं एक वैश्विक प्रतीक महात्मा गांधी की हत्या की। इसके पीछे की कहानी, घटनाक्रम और उसके बाद के व्यापक असर को आज हम बिल्कुल गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 30 जनवरी 1948 की वो तारीख तो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। लेकिन क्या ये खतरा अचानक से पैदा हुआ था? बिल्कुल नहीं। दरअसल महात्मा गांधी की जान को खतरा पिछले 1 दशक से लगातार बढ़ रहा था। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे पहले 1934 में पुणे में एक बम हमला हुआ। फिर मई 1944 में पंचगनी में चाकू से हमला करने की कोशिश की गई और उसी साल सितंबर में मुंबई में भी एक प्रयास हुआ। और तो और उनकी हत्या से ठीक 10 दिन पहले 20 जनवरी को बिड़ला हाउस में एक ग्रेनेड धमाका भी हुआ था। ये सब बताता है कि विभाजन के बाद का माहौल कितना तनावपूर्ण था और अंतिम हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। तो आइए अब सीधे चलते हैं 30 जनवरी के उस मनहूस दिन पर जब रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। इस पूरी घटना को वास्तविकता के धरातल पर समझने के लिए ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। 109.5 पाउंड। उस दिन सुबह के स्नान और मालिश के बाद 78 वर्षीय महात्मा गांधी का वजन बिल्कुल इतना ही था। जरा सोचिए, शारीरिक रूप से इतना कमजोर व्यक्ति अपने कंधों पर एक नए राष्ट्र का पूरा भार उठाए हुए था। शाम के करीब 5:17 हो रहे थे। एक जरूरी मीटिंग की वजह से उन्हें अपनी प्रार्थना सभा के लिए थोड़ी देरी हो गई थी। वो अपनी प्रपोत्रियों के कंधों का सहारा लेते हुए बिड़ला हाउस के बगीचे की तरफ तेज कदमों से बढ़ रहे थे। और तभी भीड़ को चीरता हुआ खाकी पोशाक पहने एक हट्टा-कट्टा आदमी बाहर निकला। नाथूराम गोडसे। उसने थोड़ा झुककर प्रणाम करने का नाटक किया और फिर बहुत ही बलपूर्वक एक प्रपोत्री को धक्का दे दिया। गांधीजी का सामान जमीन पर बिखर गया। इसके बाद जो हुआ, चश्मदीदों के वो बयान आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक बेरेटा M1934 पिस्तौल से 3 गोलियां दागी गईं। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उन गोलियों की आवाज किसी सीलन भरे पटाखे के फूटने जैसी थी और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़े। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच वहां कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। गोली चलने के बाद वहां का नजारा बिल्कुल 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ सैकड़ों लोग सदमे में एकदम सुन्न खड़े थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वहीं दूसरी तरफ भीड़ में मौजूद एक 32 साल के अमेरिकी वाइस कॉन्सल हर्बर्ट रेनर जूनियर ने बिना एक भी सेकंड गवाए फौरन एक निर्णायक कदम उठाया। रेनर ने फुर्ती से हमलावर को कंधों से दबोच लिया और उसे वहां मौजूद पुलिस गार्ड्स की तरफ धकेल दिया। ये हस्तक्षेप बहुत ही अहम था, क्योंकि अगर रेनर ने तुरंत उसे नहीं पकड़ा होता तो सदमे में डूबी वो भीड़ कुछ ही पलों में हिंसक और बेकाबू हो सकती थी। हमलावर अब हिरासत में था और इसके बाद लाल किले में शुरू हुआ एक लंबा मुकदमा जिसने कई राज खोले। जब मुख्य आरोपियों के बैकग्राउंड पर नजर डाली गई तो ये साफ हो गया कि यह एक सोची समझी साजिश थी। इसमें पत्रकार, पूर्व सैन्यकर्मी और शरणार्थी तक शामिल थे। मुकदमे के अंत में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा मिली। मदन लाल पाहवा को उम्र कैद हुई, जबकि विनायक सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अब अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों को पूरी निष्पक्षता से देखें तो अदालत में गोडसे ने अपने कृत्य को सही ठहराने के लिए कई दावे किए। उसका कहना था कि गांधीजी हिंदुओं और सिखों के नरसंहार को रोकने में विफल रहे। उसने पाकिस्तान को रुके हुए फंड देने का भी कड़ा विरोध किया। उसका ये भी मानना था कि गांधीजी की अहिंसा की नीतियों के कारण ही पाकिस्तान बना और सरकार जनता की राय से नहीं बल्कि सिर्फ गांधीजी की इच्छाओं से चल रही थी। एक तरफ कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी और दूसरी तरफ पूरा देश और दुनिया एक गहरे शोक में डूबी थी। उस शाम रेडियो पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का वो भावुक प्रसारण आज भी इतिहास में गूंजता है। उन्होंने कहा, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर तरफ अंधेरा है। इन शब्दों ने उस नव स्वतंत्र राष्ट्र के करोड़ों लोगों के असीम दुख को आवाज दी। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक विरोधियों ने भी इस पर गहरा सदमा व्यक्त किया। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना का बयान इस बात का सबूत है कि इस घटना से जो खालीपन पैदा हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती थी।
और दुनिया भर से आ रही श्रद्धांजलि में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात बहुत ही सटीक थी। उन्होंने कहा कि जिस नेता ने पूरी जिंदगी शांति का प्रचार किया, वो अंततः उन्हीं सिद्धांतों की खातिर शहीद हो गया। दुख का ये सैलाब उनकी अंतिम यात्रा में साफ दिखाई दिया। बिरला हाउस में फूलों से ढके उनके शरीर के अंतिम दर्शन से लेकर 20 लाख से ज्यादा लोगों के साथ निकली वो 5 मील लंबी शव यात्रा, फिर राजघाट पर अंतिम संस्कार और अंत में इलाहाबाद में पवित्र गंगा नदी में उनकी अस्थियों का विसर्जन। पूरा देश रो रहा था। लेकिन इस भयानक घटना ने आज़ाद भारत की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। विभाजन के बाद की वो भयानक हिंसा अचानक से थम गई। चरमपंथी के खिलाफ एक गहरा गुस्सा पैदा हुआ, जिसके चलते आरएसएस पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया और हिंदू महासभा का प्रभाव कम हुआ। इस बीच प्रधानमंत्री नेहरू और सरदार पटेल ने मिलकर एक मजबूत और धर्मनिरपेक्ष सत्ता स्थापित की। सार्वजनिक शोक के उस अपार प्रदर्शन ने एक टूटे हुए समाज को फिर से एकजुट कर दिया था। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास पीछे छूट जाता है। एक ऐसे इंसान की हिंसक हत्या जिसने जीवन भर अहिंसा को जिया, उसने अंततः दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष नींव को कैसे मजबूत किया, ये हमें राष्ट्र निर्माण और शांति की उस भारी कीमत की याद दिलाता है जो चुकाई गई थी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।